इमरान स्विच बोर्ड पर घंटी का बटन दबाने लगा। थोड़ी देर बाद ही अंदर कदमों की आहट हुई और सदर दरवाजा खोला। एक बहुत दुबला पतला और मजहूल सा आदमी बाहर आया। इसकी उम्र 50 और 60 के दरमियान रही होगी। शेव बढ़ा हुआ था, सर के बाल उलझे हुए थे और बाल बिल्कुल खुश्क थे। आंखों से वहशत झांक रही थी। हम डॉक्टर सैफी से मिलना चाहते हैं, इमरान ने कहा। कार्ड, इसने खुश लहजे में मुतालबा किया। ओह कार्ड, इमरान जेबें टटोलने लगा, फिर चेहरे पर खफत के आसार पैदा करके बोला, कार्ड तो हम भूल आए। बहरहाल तुम मिस्टर और मिसेस ढम के नाम का ऐलान कर सकते हो। हम दरअसल डॉक्टर की लाइब्रेरी देखना चाहते हैं। इससे पहले भी कभी आप डॉक्टर से मिल चुके हैं? कभी नहीं, पहला इत्तेफाक है। ठहरिए, वो दरवाजा बंद करके वापस चला गया। अगर इस इमारत में कोई रहता भी है तो वो यकीनन भूत होगा, जोली ने चारों तरफ देखते हुए कहा। इमरान कुछ ना बोला, शायद इसके कान आहट पर लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद वही दरवाजा खुला और वही आदमी एक तरफ हटता हुआ बोला, तशरीफ ले चलिए जनाब। न जाने क्यों जोलिया अंदर कदम रखते हुए हिचकिचा रही थी। इमरान ने इसका बाजू पकड़कर कहा, चलो। वो आदमी इनकी रहबरी कर रहा था। आखिर इसने एक जगह रुककर एक कमरे की तरफ इशारा किया। इमरान और जूलिया इसमें दाखिल हुए। वो इन्हें सीधे लाइब्रेरी ही में लाया था। एक खासा बड़ा हाल था। चारों तरफ बेशुमार बड़ी बड़ी अलमारियां किताबों से भरी नजर आ रही थीं। वाह, इमरान सर हिलाकर बोला, कितनी शानदार लाइब्रेरी है। फिर बूढ़े की तरफ देखे बगैर पूछा, डॉक्टर कहाँ है? बहुत बड़ी आंख चाहिए डॉक्टर को देखने के लिए, इसने कहा। अफसोस, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, हमसे बड़ी गलती हुई कि हम बैल के दीदे फिट करा के नहीं आए। आइंदा सही। एक पल के लिए इसकी आंखों में हैरत की लहर नजर आई और फिर पहले ही की तरह अहमक दिखाई देने लगा। बूढ़ा जूलिया को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे तले बगैर ही खा जाएगा। न जाने जूलिया को क्या सूझी कि वो भी इसे किसी भूखी शेरनी की तरह घूरने लगी। अचानक बूढ़ा हंस पड़ा और जूलिया का दाहिना हाथ बेख्तियार हैंड बैग में चला गया। ओ हम, इमरान बुखलाए हुए अंदाज में जूलिया का शाना तपतपा कर बोला, सब ठीक है, सब ठीक है। ये डॉक्टर सैफी ही मालूम होते हैं। हा हा, बूढ़े ने कहकहा लगाया और दीवानों के अंदाज में बोला, तुम दोनों मिसेस और मिस्टर डंप होने के बावजूद भी बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना? हेलो डॉक्टर, इमरान आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करता हुआ बोला, सबसे पहले तो मैं वो 1500 साल पुरानी किताब देखूंगा जो केले के पत्तों पर तहरीर की गई थी। बोझपुत्तर कहते हैं इसे, केले के पत्ते पर नहीं है। आओ तुम दोनों आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं। हालांकि इसे देखने के लिए रोजाना दर्जनों आते हैं, लेकिन किसी की भी रसाई इस तक नहीं होती। तुम दोनों खुशकिस्मत हो। मिसेस डंप मुझे स्विस मालूम होती हैं। ओह डॉक्टर, आप कयाफे की भी बादशाह हैं, इमरान ने खुश होकर कहा। मगर तुम देसी ही हो, हालांकि अपने लहजे में अजनबियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। ओहो नहीं, मैं हरगिज नहीं पूछूंगा कि ऐसा क्यों है। इन्होंने 1500 साल पुरानी किताब देखी जो बोझपुत्र पर लिखी गई थी। जूलिया मुतहैयर थी कि आखिर इमरान यहाँ क्यों आया है। इमरान, जो डॉक्टर की तारीफ और तौसीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहा था, दफतन मौजू बदल कर बोला, मेरे एक दोस्त को मछलियां पालने का शौक है। तो फिर इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर ने हैरत से कहा। लाहौल वाला, शायद मैं ऊँग रहा हूँ, इमरान आंखें मलता हुआ बोला। मैं दरअसल कुछ और कहना चाहता था। हाँ, डॉक्टर, शायद 19वीं सदी के अवाइल में एक जर्मन मुहक्किक शोबर्ट ने यही की किताब अलबर्क पर तबसरा लिखा था। मेरा ख्याल है कि इसका पहला एडिशन आपके पास भी ना होगा। इस शहर में किसी के पास नहीं है। क्या कहा? मेरे पास भी ना होगा? डॉक्टर के लहजे में गुस्सा भी था और हैरत भी थी। आहा, अगर आपके पास है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप वाकई बहुत बड़े आदमी हैं। ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ, डॉक्टर ने एक अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर रुककर इमरान की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम मेरी याददाश्त की भी दाद नहीं दोगे? मैं जानता हूँ कि इन हजारों किताबों में कौन सी किताब कहाँ मिलेगी। आहा, क्या मिसेस डंप को बोलना नहीं आता? मैं खूब बोलती हूँ डॉक्टर, मगर फिलहाल तुम वो किताब तलाश करो। अभी लो, सेकंड के सेकंड लगेंगे। डॉक्टर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। इमरान जूलिया को आंख मार कर मुस्कुराया और जूलिया इसे घोंसा दिखाने लगी।
डॉक्टर जल्द ही एक किताब हाथ में दबाए हुए वापस आया। इमरान ने इसे लेते वक्त एक तवील सांस ली और बोला, अच्छा डॉक्टर, अब आप दोनों जरा देर तक मछलियों की अक़साम पर गुफ्तगू कीजिए, मैं इस किताब पर एक नजर डालूंगा। मैं नहीं समझ सकता, आखिर तुम पर मछलियां क्यों सवार हैं? कच्ची मछलियां चबाना इनकी हॉबी है, जोलिया मुस्कुरा कर बोली। इमरान किताब संभाल कर एक कुर्सी पर बैठ चुका था। तुम्हें किताबों से दिलचस्पी नहीं है? डॉक्टर ने जोलिया से पूछा। कतई नहीं, मेरा बस चले तो दुनिया भर की लाइब्रेरियों में आग लगा दूं। इतनी बेदर्दी से इसका तस्करा ना करो, डॉक्टर ने सिसकारी सी ली। क्या होता है किताबों में? नाकारा लोगों की नाकारा बातें, जो एक गोशे में पड़े कलम घिसा करते हैं। अगर ये नाकारा लोग ना होते तो सूरज स्याह हो जाता और चांद से आग बरसती, सितारे चिंगारियों की फुहार छोड़ते। तुम तो शायरी करने लगे डॉक्टर, जोलिया हंस पड़ी। दफतन इमरान उठकर इनके करीब आ गया। ये किताब तो नामुकम्मल है डॉक्टर, इसने कहा। क्या बकवास करते हो, पूरे 8 सफ़ात गायब हैं। नहीं, डॉक्टर उछलकर खड़ा हो गया। वो बहुत ज्यादा मुतहय्यर नजर आ रहा था। इमरान ने किताब इसे दिखाई। साफ जाहिर हो रहा था कि दरमियान से औराक फाड़े गए हैं। मेरे खुदा, डॉक्टर बराई हुई आवाज में बोला, यह क्यों कर हुआ? अरे ये किताब का पहला एडिशन था, बड़ी दिक्कतों से ये मुझे 2500 में मिली थी। अक्सर लोग आपकी लाइब्रेरी देखने के लिए आते रहते होंगे, इमरान ने पूछा। मुझे अफसोस है कि मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, डॉक्टर ने गुलूगीर आवाज में कहा। इस नुकसान पर मेरा जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। इन 8 सफ़ात में क्या था डॉक्टर? इमरान ने पूछा। अरे क्या मैं इन हजारों किताबों का हाफिज हूं? डॉक्टर जलाकर चीख उठा। आओ चलें डियर, इमरान ने जोलिया से कहा और वो उठ गई। डॉक्टर इन्हें रुखसत करने के लिए सदर दरवाजे तक नहीं आया था। पता नहीं तुम किस लिए आए थे और क्या करके जा रहे हो, जोलिया ने कहा। क्या बताऊं, जोसेफ मेरे काम के थे, वही गायब थे। फिर मैं क्यों ना यकीन कर लूं कि मैंने गलत रास्ता नहीं इख्तियार किया। तुम्हें क्या देखना था? जोलिया ने पूछा, लेकिन इमरान ने कोई जवाब ना दिया। कार कंपाउंड से बाहर निकल रही थी। अचानक इमरान ने पूरे ब्रेक लगाए। गाड़ी चड़चड़ाहट के साथ रुक गई। अगर इस तरह ब्रेक ना लगाता तो इस आदमी का कार की लपेट में आ जाना यकीनी था, जो बाएं तरफ से गैर मुतवक्का तौर पर सामने आ गया था। आहम, इमरान ने पलकें चिपकाई, क्योंकि यहाँ इस वक्त इस आदमी की मौजूदगी भी कतई गैर मुतवक्का थी। इमरान सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ डॉक्टर सैफी की कोठी के पास नजीब से इस तरह मुलाकात हो जाएगी। नजीब, जिस पर इमरान किसी हद तक शुबा भी कर रहा था। आपने तो मुझे खत्म ही कर दिया था मिस्टर, नजीब जबरदस्ती मुस्कुराया। ओहो मिस्टर रकीब, इमरान खुश होकर बोला। नजीब, ये बहुत बुरी बात है कि आप मेरा नाम भूल जाते हैं, इसने कहा और कुनियों से जोलियों की तरफ देखता हुआ बोला। मुझे हैरत है कि बेगम साहिबा साथ नहीं है। इमरान इंजन बंद करके नीचे उतर आया और आहिस्ता से बोला, ये भी बेगम ही तो हैं। 7.5 बीवियां रखता हूँ जनाब। 7.5 क्या बात हुई? 7 लंबी हैं और एक 4.5 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं है। फिर आप क्या कहेंगे? दुनिया 8 कहेगी, मगर मैं तो नहीं कह सकता। खैर खैर, नजीब हंसता हुआ बोला, आप यहाँ कहाँ? भुसपुत्र पर लिखी हुई किताब देखने आए थे। खुदा की पनाह, आप कितना भूलते हैं जनाब। बुस नहीं, बोझ पुत्र। हाँ हाँ, क्या आप भी वही देखने जा रहे थे? नहीं, मेरी हजारों बार की देखी हुई है। वैसे मैं प्रोफेसर ही के पास जा रहा था। इसकी लाइब्रेरी में बड़ा सुकून मिलता है, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। मगर वो तो बड़ा बददिमाग आदमी साबित हुआ, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। हो सकता है, लेकिन पड़ोसियों के साथ इसका बर्ताव बुरा नहीं है, नजीब मुस्कुराकर बोला। मैं भी डॉक्टर का पड़ोसी हूँ। वो इस इमारत के बाद वाली इमारत, कभी हमारे यहाँ भी आइए। जरूर जरूर, इमरान इसे मुसाफा करता हुआ बोला और फिर कार में बैठ गया। कार चल पड़ी। कुछ देर बाद जोलिया ने उसे नजीब के मुतालिक पूछा। क्या बताऊं, इसका ख्याल है कि मैं बहुत हसीन हूं, लेकिन अभी तक किसी दूसरे से इसकी इत्तला नहीं मिली। आहा, ठहरो, सिर्फ 3 मिनट। मैं सामने वाले बूथ से जरा सलमान को फोन करूंगा, वरना वो कमबख्त रात के खाने में मूंग की दाल पका कर रख देगा, उल्लू कहीं का। इमरान ने कार रोकी और उतर गया। जोली अंदर ही बैठी रही। सड़क की दूसरी तरफ एक पब्लिक टेलीफोन बूथ था। इमरान ने यहाँ सफदर के नंबर डायल किए और जवाब मिलने पर X2 की मखसूस आवाज में बोला, डॉक्टर सैफी को जानते हो? डॉक्टर सैफी? जी हाँ,
वही जिसके पास 1500 साल पुरानी किताब है। हाँ वही, तुम्हें इसकी निगरानी करनी है। वो तो घर से बाहर निकलता ही नहीं। मैंने तो यही सुना है। मैंने भी यही सुना है। तुम इसके घर की निगरानी करो। तुम्हें इसके यहाँ आने वालों की लिस्ट मुरतब करनी है। बहुत बेहतर जनाब, अभी और इसी वक्त रवाना हो जाओ। फिलहाल एक आदमी नजीब डॉक्टर के मकान में मौजूद है। वो वही पीले रंग की खोटी में रहता है। चौहान से कहो कि वो इसकी निगरानी करे। बहुत बेहतर जनाब। ओवर। इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। जूलिया कार में बैठी बोर हो रही थी। इमरान कार के करीब पहुंचकर बुड़बुड़ाने लगा, मैं इसे गोली क्यों ना मार दूं? किसे? जूलिया चौंक पड़ी। उसी सलमान के बच्चे को। ख्वामख्वाह बहस करने लगा। कहता है कि मूंग की दाल पसंद करने वाले लोग ससुराल में कदर की निगाहों से देखे जाते हैं। तुमने इस नौकर को बहुत सर चढ़ाया है। जूलिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली। हाँ विनोलिया, मोरी जूलिया, काश तुम एक शेर की दाद दे सको। 2 दिन की ये महफिल साकी, रिंदों से हंस बोल के काट। हम भी राह लगेंगे अपनी, तेरा हमारा नाता क्या। अब यही देखो कि ये लफ्ज नाता है, लेकिन उर्दू का कोई मुंशी फाजिल कातिब इसे नाना भी बना सकता है। पता नहीं क्या बकवास शुरू कर दी तुमने। अरे उफ़ो, तुम दरअसल मुझे बातों में टालने की कोशिश कर रहे हो। बताओ ये किस्सा क्या है? अच्छी बात है, सुनो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, तुम इस सिलसिले में काफी काम कर सकती थी, मगर अफसोस कि इस वक्त इस आदमी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया। ये मिस्टर चंगेजी के दोस्तों में से है। मैंने सोचा था कि तुम मिसिस चंगेजी से रस्म राह पैदा करोगी। चंगेजी की मौत से डॉक्टर सैफी का क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं। फिर यहाँ क्यों आए थे? ठहरो, तुम्हें चंगेजी के कत्ल के मुतालिक कुछ भी नहीं मालूम। मैं इसे कत्ल ही कहूंगा। मुझे यकीन है कि वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं था। इमरान ने शुरू से अब तक के वाकयात दोहराए और ये बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी क्या वजह थी। तो तुम इस आदमी नजीब पर शुबा कर रहे हो? जूलिया ने कहा। हाँ, फिलहाल मैं इसी पर नजर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इस कत्ल का मकसद क्या हो सकता है? अब चंगेजी की मलकियत इसकी बीवी के नाम मुंतकिल हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई करीबी अजीज मौजूद नहीं है। वो जवान भी है और हसीन भी। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मेरी क्या पोजीशन होगी? छोटे छोटे फ्लैटों में ना सड़ते फिरोगे। जूलिया मुस्कुराई। बस तो फिर क्या कत्ल का यही मकसद नहीं हो सकता? मगर इसका हमारे महकमा से क्या ताल्लुक? मैं तफरीहन इस केस में दिलचस्पी ले रहा हूँ। चूंकि यह हादसा मेरे एक दोस्त के मकान पर पेश आया था, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं मुजरिम या मुजरिमों को पकड़कर कानून के हवाले कर दूं। ठहरो, मेरी भी एक बात सुन लो। तुम एक नहीं 4 सुनाओ, कान दबाकर सुनूंगा। तुम इस ट्रांसमीटर वाले वाक्य को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? तुमने ट्रांसमीटर पर 2 आदमियों की गुफ्तगू सुनी थी, लेकिन इसे हमेशा याद रखो कि इस किस्म के कत्ल के सिलसिले में कोई भी किसी को अपना राजदार नहीं बना सकता। फिर तुम क्या कहना चाहती हो? हो सकता है ये हमारे ही महकमे का केस हो। मैंने कब कहा है कि नहीं हो सकता? अच्छा, अगर वो इलेक्ट्रिक शॉक ही था तो तुम इसे कत्ल क्यों कर कह सकते हो? इस इमारत में कंसील्ड वायरिंग की गई है, किसी जगह भी तार खुले हुए नहीं है, और ये मुमकिन नहीं कि स्विच में करंट आ जाए। फिर इसलिए X2 ने मुझे डॉक्टर सैफी की लाइब्रेरी में भेजा था। क्या मतलब? एक किताब इस मसले पर रोशनी डाल सकती थी, लेकिन अफसोस इसमें वही सफ़ात गायब थे जिससे यह मसला हल होता था। अब मैं क्या करूं जब वो सफ़ात ही नहीं मिले? वो सब कुछ इन्हीं 8 सफ़ात में था। क्या था? यही कि तारों को छुए बगैर भी इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लग सकता है। इतनी सी बात के लिए तुम किताबें कंगालते फिर रहे हो। जूलिया के लहजे में हकारत थी। अच्छा, तुम ही मेरी ये मुश्किल आसान कर दो, इमरान ने बेबसी से कहा। तुमने साइंस में डॉक्टरेट ली थी, रिश्वत देकर ली थी, वरना मैं तो इस जमाने में टेलर मास्टर था। बकवास मत करो, कोई और ही बात थी, तुम बताना नहीं चाहते। नहीं विनोलिया स्वीट, वो एक ऐसे मादे की कहानी थी जिसे महज उंगली से मिस करने की बिना पर आदमी मर सकता है। ओह, और मौत की वजह बरकी रोह का झटका होगा। यकीनन, कम से कम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो इलेक्ट्रिक शॉक ही की कहानी सुनाएगी। क्या वो किताब कहीं और ना मिल सकेगी? मुश्किल है। X2 ने भी महज कयासन ये ख्याल जाहिर किया था कि वो किताब सैफी के कुतुबखाने में हो सकती है, क्योंकि इसे हर किताब का पहला एडिशन रखने का खप्त है। क्या वो सफ़ात सिर्फ पहले ही एडिशन में मिल सकते हैं? कतई, बाद के एडिशनों में बेहतरी चीजें नहीं आने पाईं। हुकूमत ने इन्हें गैर कानूनी करार दे दिया था, क्योंकि लोग इनका गलत इस्तेमाल कर सकते थे। पहला एडिशन शाया होने के बाद इसका गलत इस्तेमाल हुआ भी था। बाज लोगों ने बिल्कुल इसी तरह कई जानें ली थीं। तुम्हारा इशारा चंगेजी की तरफ है।
जोलिया ने पूछा। हाँ, चंगेजी इस मादे का शिकार हुआ है जिसका तस्करा उन सफात में था। X2 कितने पते की बातें बताता है। जोलिया के लहजे में हैरत थी। इमरान कुछ ना बोला। कार तेजी से सड़क पर दौड़ती रही। इमरान अपने फ्लैट में सोने की तैयारी कर रहा था कि X2 के प्राइवेट फोन की घंटी बजी। वो इस कमरे में आया जहां फोन रहता था। इट इज जोलिया सर, दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या खबर है? सफदर जख्मी हो गया है। किस तरह? वो सैफी की मकान की निगरानी कर रहा था कि अचानक इस इमारत में किसी के चीखने की आवाजें सुनी। वो सोच ही रहा था कि इसे क्या करना चाहिए कि इसे एक आदमी नजर आया जो दौड़ता हुआ उगबी पार्क की तरफ जा रहा था। सफदर भी इसके पीछे दौड़ पड़ा। उगबी पार्क से थोड़े फासले पर पी रोड गुजरती है। वहां सफदर ने इसे कार में बैठते देखा और फिर दौड़कर अपनी मोटरसाइकिल तक आया। जब वो दोबारा पी रोड पर पहुंचा तो वो कार बहुत दूर निकल चुकी थी। इसकी अगली सुरख रोशनी नजर आ रही थी। सफदर ने इसके पीछे मोटरसाइकिल डाल दी। सड़क सुनसान पड़ी थी। मंजरकशी की जरूरत नहीं है, इमरान गुर्राया। कार जंगल में पहुंचकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई और कार से फायर हुए। सफदर ने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और पैदल ही दौड़ता हुआ कार का ताकुब करने लगा। जमीन ना हमवार थी, इसलिए कार की रफ्तार इतनी कम हो गई थी कि वह दौड़कर ताकुब कर सकता था। कार से फायर हो रहे थे और सफदर खुद को बचाता हुआ ताकुब करता रहा। फिर वो कार एक छोटे से कच्चे मकान के सामने रुक गई और फिर इसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दिया। खत्म करो, इमरान ने बराई हुई आवाज में कहा। सफदर इस वक्त कहाँ है? उसी गिरदो नवाह में जहां वो जख्मी हुआ था। इसने ट्रांसमीटर पर यह इत्तला मुझे दी है और इसने वो निशानात बताए हैं जिसकी बिना पर उस तक पहुंचना मुमकिन है। जल्दी करो जोलिया, निशानात बताओ। जोलिया बोलती रही और इमरान कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें, दायरे, क्रॉस और मुसल्लस बनाता रहा। फिर बोला, तुम्हें यकीन है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई? मैंने इसकी निशानदेही के मुताबिक आपके कायदे से नक्शा बनाया था। नक्शा दोहराओ। क्रॉस, लाइन मगरिब की तरफ, दायरा, फिर लाइन जनूब मगरिब की तरफ, 2 मुसल्लस, 3 क्रॉस, फिर लाइन शुमाल की जानिब, दायरा, लाइन शुमाल मशरिक, 2 दायरे, 1 मुरब्बा। ठीक है, इसे ट्रांसमीटर पर इतला दो, वो इस मकान पर नजर रखे। इमरान पहुंच रहा है। इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इसके बाद इसने सिटिंग रूम में आकर कैप्टन फयाज के घर के नंबर डायल किए। इत्तेफाक से वो घर ही पर मिल गया। सुपर, मैं इमरान हूँ। डॉक्टर सैफी को जानते हो? वही 1500 साल पुरानी किताब वाला। देखो, इसे कोई हादसा पेश आया है। फौरन इसकी खोटी पर पहुंचो और तुम नजीब को सख्ती से चेक कर सकते हो कि उसके करीब ही जरदन की खोटी में रहता है। देर ना करना, ये चंगेजी ही के सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। तफसील में जाने का वक्त नहीं है। मैं रात ही किसी वक्त तुमसे मिलूंगा। इमरान ने फयाज का जवाब सुने बगैर रिसीवर रख दिया और 5 मिनट के अंदर ही अंदर इसकी कार शहर की सड़कों पर फराटे बर रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद जंगल की एक सुनसान सड़क रोशनी में नहा गई। वो दीवानों की तरह कार ड्राइव कर रहा था। स्पीडोमीटर की सुई 80 और 90 के दरमियान झूल रही थी। अचानक एक जगह इसने रफ्तार सुस्त कर दी और फिर गाड़ी रोककर इंजन बंद किया और नीचे उतर आया। अब वो शायद सिमतों का अंदाजा कर रहा था। शुमाल मशरिक का तायन करके वो सड़क के नीचे उतरने लगा। जमीन ना हमवार थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि टार्च रोशन किए बगैर चलने में दुश्वारी होती। इसके कदम तेजी से उठते रहे। फिर एक जगह रुककर इसने महदूद रोशनी की छोटी सी टार्च निकाली और सीने के बल जमीन पर लेट गया। अब वो रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था और टार्च की पोजीशन ऐसी थी कि रोशनी 2-3 बालिश से आगे नहीं फैल रही थी। दफतन बाएं जानिब से सीटी की हल्की सी आवाज आई। इमरान ने टार्च बुझा दी और रुक गया। सीटी सफदर ही ने बजाई थी। ये सीक्रेट सर्विस वालों का मखसूस इशारा था। सफदर ने भी टार्च की मखसूस जुम्बिशों की बिना पर पहचान लिया था कि वो X2 ही के महकमे का कोई आदमी हो सकता है। सीटी की आवाज फिर आई और इमरान इस जानब रेंगने लगा और फिर वो सफदर के करीब पहुंच गया, जो 2 पत्थरों के दरमियान औंधा पड़ा हुआ था। मेरा बाजू जख्मी है। अच्छा हुआ कि आप जल्द पहुंच गए इमरान साहब, इसने कमजोर आवाज में कहा। मेरा ख्याल है कि हड्डी पर जरब नहीं आई, गोली गोश्त फाड़कर दूसरी तरफ निकल गई है। मैं नहीं कह सकता कि कितना खून निकल चुका है। जख्म पत्थर हो रहा है। सर्दियों के दिन ना होते तो शायद अभी खून जारी ही रहता। अब मेरा सर चकरा रहा है। अब तुम आराम करो प्यारे, इमरान इसका शाना तपकाता हुआ बोला। यानी अगर बेहोश होना चाहो तो शौक से हो सकते हो, मैं सब देख लूंगा। आहम, ठहरो,
وہ مکان کس سمت میں ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ اب وہاں کوئی ہوگا بھی یا نہیں۔ کیا تم نے کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی؟ نہیں، اندھیرا تھا۔ بائیں جانب کی ڈھلان میں اتر جائیے، سامنے ہی کچھ دور وہ چھوٹا سا مکان نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی کھڑکی میں کیروسین لیمپ کی روشنی ہو یا نہ ہو۔ عمران بائیں جانب والے نشیب میں رینگ گیا۔ ہر طرف تاریکی کی حکمرانی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک تاریکی میں آنکھیں پھاڑتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ فضا ہلکی سی کہر میں لپٹی ہوئی تھی اور سردی کہہ رہی تھی کہ آج ہی ورنہ کبھی نہیں۔ کچھ دور چلنے پر اسے ہلکی سی روشنی کا ایک مستطیل سا دکھائی دیا۔ غالباً اسی کچے مکان کی کوئی کھڑکی تھی۔ عمران بڑھتا ہی رہا حتیٰ کہ وہ اس بڑے سے سائے کے قریب پہنچ گیا جو بات کو کرامت ثابت ہوا۔ پھر وہ اسی طرح رنگتا ہوا مکان کی دیوار سے آ لگا۔ اس وقت اس کے دانے ہاتھ پر ریوالور تھا اور بائیں میں ٹارچ۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ دیوار کی جڑ سے چپکا پڑا رہا، مگر نزدیک یا دور کسی قسم کی آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد وہ مکان کا دروازہ تلاش کرنے لگا۔ پشت پر دروازہ کھلا ہوا ملا، جس کی اونچائی 5 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ عمران نے ایک طویل سانس لی اور سوچنے لگا کہ مکان خالی ہی معلوم ہوتا ہے۔ احتیاطاً اس نے ایک بڑا پتھر دروازے کے اندر پھینکا اور کچھ دیر تک دیوار سے چپکا کسی وقوعے کا انتظار کرتا رہا، لیکن حالات میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی۔ پھر وہ مکان میں داخل ہو گیا۔ مکان کیا، بس ایک چھوٹا بے ڈنگا سا کمرہ تھا جس میں صرف یہی ایک دروازہ تھا اور دوسری طرف 2 کھڑکیاں۔ یہاں کیروسین لیمپ کی مدھم سے سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اسی روشنی میں عمران کو دنیا کا 8واں عجوبہ نظر آیا، ایک بندر جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے عمران کی طرف پستول اٹھایا اور ٹریگر بھی دبا دیا، لیکن فائر نہ ہوا۔ پستول خالی تھا۔ بندر نے پھر سیفٹی کیس کھینچا۔ عمران تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس نے سوچا ممکن ہے اسے پھانسنے کے لیے کسی قسم کا جال بچھایا گیا ہو۔ پھر 5 منٹ گزر گئے۔ اب عمران نے ریوالور نکالا اور پے در پے 2-3 ہوائی فائر کیے۔ اس کے بعد دیوار سے آ لگا۔ 15 منٹ گزر گئے لیکن آس پاس زندگی کے آثار نہیں معلوم ہوئے۔ اب وہ پھر مکان میں داخل ہوا۔ اس بار اس نے دروازہ بھیڑ کر کنڈی چڑھا دی، لیکن بندر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ غالباً وہ کھڑکی سے باہر نکل گیا تھا۔ عمران نے کھڑکیاں بھی بند کر دیں اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ پستول زمین پر پڑا نظر آیا جو کچھ دیر پہلے اس بندر کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ ایک طرف اد جلی سگریٹوں کے 8-10 ٹکڑے پڑے نظر آئے اور عمران بے اختیار ان پر جھک پڑا۔ ان میں سے ایک اٹھا کر تھوڑی دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد پھر زمین پر ڈال دیا۔ کمرے کا فرش بھی کچا ہی تھا، مٹی نرم تھی جس پر پیروں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ عمران بہت احتیاط سے ان کا جائزہ لینے لگا، ایک تنکا اٹھا کر ان کی پیمائش کی اور پھر کچھ دیر بعد بڑبڑایا، قطعی طور پر 2 آدمی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب چمک لہرا رہی تھی اور ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ۔ تقریباً 20 منٹ بعد پھر وہ صفدر کے پاس تھا۔ صفدر پر سچ مچ غشی طاری ہو گئی تھی۔ عمران نے اپنا کوٹ بھی اتار کر اس پر ڈال دیا اور اس کے کوٹ کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ پھر فولڈنگ کیمرہ ٹرانسمیٹر ڈھونڈ لینے میں دیر نہیں لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ جولیا کے لیے پیغام نشر کر رہا تھا۔ ہیلو جولیا، ڈمپ اسپیکنگ۔ کیا تم وہاں پہنچ گئے ہو؟ دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی۔ بالکل بالکل، کیپٹن خاور کو فوراً بھیج دو۔ اس سے کہہ دو کہ فنگر پرنٹ کے سامان سے لیس ہو کر آئے۔ راستے کا نقشہ اچھی طرح ذہن نشین کرا دینا۔ میری کار سڑک ہی پر کھڑی ملے گی۔ صفدر کہاں ہے؟ وقت برباد نہ کرو، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر کو بند کر کے صفدر کے نیچے دبا دیا۔ تقریباً 3 بجے شہر کے ایک ٹیلی فون بوتھ سے اس نے کیپٹن فیاض کو فون کیا، لیکن گھر سے ایک ملازم نے، جس سے غالباً عمران ہی کی کال کا انتظار تھا، اس سے بتایا کہ فیاض ابھی تک ڈاکٹر سیفی ہی کی کھوٹی میں ہے۔ عمران نے معنی خیز انداز میں اپنے سر کو جنبش دی اور بوتھ سے نکل کر سیفی کی کھوٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کھوٹی کی باہر 1-2 نہیں تقریباً نصف درجن پولیس کاریں موجود تھیں اور پاٹک پر ایک مسلح کانسٹیبل پہرا دے رہا تھا۔ کیپٹن فیاض سے ملنا چاہتا ہوں، عمران نے کانسٹیبل سے کہا۔ اچانک پاٹک کی دوسری جانب سے کسی نے اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور اس کا نام پوچھا۔ علی عمران۔ اندر تشریف لائیے جناب، کپتان صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ اور پھر اندر پہنچ کر اس نے ڈاکٹر سیفی کی لاش دیکھی۔ کیپٹن فیاض کے علاوہ کئی بڑے پولیس آفیسر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عمران کو گھور کر دیکھا اور عمران کے چہرے پر حماقت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے حقیقتاً حماقت سرزد ہوئی ہے۔ اسے تو اس وقت اپنے فلیٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ فیاض کو ضرورت ہوتی تو خود ہی دوڑا آتا۔ اب اس وقت یہاں وہ ان پولیس آفیسروں کی موجودگی میں گن گن کر بدلے چکا سکتا تھا۔
مگر خلاف توقع فیاض نے اسے صرف اتنا پوچھا کہ وہ شام کو یہاں کس لیے آیا تھا۔ عمران نے اس پر 1500 سال پرانی کتاب کی کہانی چھیڑ دی اور اسے بتایا کہ جب وہ واپس جا رہا تھا اسے نجیب بھی ملا تھا۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کے ساتھ عورت کون تھی؟ یہ تو بار بار یاد کرنے پر بھی نہ بتا سکوں گا۔ 1 گھنٹہ پہلے کون سی عورت میرے ساتھ تھی؟ اس وقت سے اب تک تقریباً 27 عورتیں میری گاڑی میں بیٹھ چکی ہیں۔ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ ایک آفیسر نے اسے للکارا۔ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی صحیح تعداد مجھے یاد نہ ہو، ویسے ہوش میں ہوں۔ عمران نے اندازہ کر لیا تھا کہ فیاض نے اب تک اس آدمی کا نام ظاہر نہیں کیا جس نے اسے ڈاکٹر سیفی کے متعلق اطلاع دی تھی۔ پولیس آفیسروں نے اس کے اس بے تکے جواب پر ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور فیاض فوراً بول پڑا، آپ ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ پولیس آفیسر صرف سر ہلا کر رہ گئے، انہیں عمران کی دھج پسند نہیں آئی تھی۔ اچھا جناب، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، لیکن کل صبح ٹھیک 9 بجے میرے دفتر میں پہنچ جائیے گا۔ 9 بجے؟ عمران نے حیرت سے کہا، 9 بجے تو آفیسروں کے لیے نور کا تڑکا ہوتا ہے۔ آپ بھول رہے ہیں، غالباً آپ 19 بجے کہنا چاہتے تھے۔ پھر وہ بڑی تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ 3:30 بج رہے تھے، لیکن نیند پولیس آفیسروں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ یہ ڈاکٹر سیفی کے قتل کا معاملہ تھا، جو کبھی آکسفورڈ یونیورسٹی کا فیلو اور ایک مقامی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی رہ چکا تھا۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ آزادی کے دور میں عثرت کی وجہ سے ایک ملازم کا بار بھی نہ برداشت کر سکتا رہا ہو۔ دوسری صبح خود فیاض ہی عمران کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ نیند کے دباؤ سے اس کا حلیہ بگڑ کر رہ گیا تھا۔ شاید پچھلی رات اسے اب تک 1 گھنٹے کی بھی نیند میسر نہیں ہوئی تھی۔ عمران بھی ابھی تک سوتا رہا تھا۔ خود فیاض ہی نے اسے جگایا۔ سلمان کو تو ہمت نہیں پڑی تھی۔ تم سے کس گدھے نے کہا تھا کہ تم کھوٹی میں دوڑے آؤ؟ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آہا، مگر سپر، تمہارے نوکر نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا۔ تمہیں تو عقل استعمال کرنی چاہیے تھی۔ خیر اب بتاؤ کہ تم ڈاکٹر سیفی سے کیوں ملے تھے؟ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، الیکٹرک شاک کا چکر تھا۔ وہ اس سلسلے میں کیا بتا سکتا؟ فیاض نے اسے گھرتے ہوئے کہا۔ عمران اس وقت بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، سپر فیاض، صرف 2 دن اور ٹھہر جاؤ، میں مجرم تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ہاں، نجیب سے کیا رہی؟ وہ تمہاری واپسی کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے تک ڈاکٹر کے پاس ٹھہرا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ ڈاکٹر تمہاری آمد کے سلسلے میں بہت پریشان تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ چالاک آدمی مجھے قتل کر گیا۔ کیا تم دونوں نے اپنا نام مسٹر اور مسز ڈھمب بتایا تھا؟ ہاں، یہ درست ہے۔ اس سے کوئی کتاب مانگی تھی اور اس کے 3-4 ورق غائب کر دیے تھے۔ کیوں؟ فیاض اسے گھرتا ہوا بولا۔ کتاب ضرور مانگی تھی۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، مگر اس کے وہ اوراق پہلے ہی سے غائب تھے۔ میں دراصل انہی اوراق پر نظر ڈالنا چاہتا تھا۔ ان اوراق میں کیا تھا؟ سپر، اگر اس کی تفصیل معلوم ہوتی تو میں یہ دردسری کیوں مول لیتا؟ میں نے کہیں شوبرٹ کی اس کتاب کے متعلق پڑھا تھا کہ اس کے پہلے ایڈیشن میں بہت ہی مختصر پیمانے پر اتنی برقی قوت مہیا کرنے کا طریقہ درج ہے جس سے کم از کم ایک آدمی کا خاتمہ ہو سکے۔ میں نہیں سمجھا۔ ایک ایسا مادہ جس سے انگلی سے مس کرنے سے اتنی قوت والی برقی رو پیدا ہو جائے جو ایک آدمی کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہو۔ نہیں! فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے افسوس ہے کہ فی الحال میں کوئی واضح ثبوت نہیں پیش کر سکتا۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن نایاب ہے، اگر تلاش کر سکو تو کرو۔ شوبرٹ کی کتاب البرق کا پہلا ایڈیشن جو 19ویں صدی کے اوائل میں شائع ہوا تھا، یہ ایک عرب حکیم یحییٰ کی کتاب البرق پر تبصرہ ہے۔ فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا ہوا بولا، آخر پہلا ہی ایڈیشن کیوں؟ دوسرے ایڈیشنوں سے وہ طریقہ حذف کر دیا گیا تھا جس پر عمل کر کے وہ مادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کتاب ڈاکٹر سیفی کے پاس موجود ہے؟ اسے کتابوں کے پہلے ایڈیشن جمع کرنے کا خبت ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے اس کے پاس مل ہی جائے۔ وہ تو نجیب کہہ رہا تھا کہ اس آدمی نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے قتل کر دیا، ایسی کتاب برباد کر دی جس کے صرف چند نسخے ساری دنیا میں مل سکیں گے۔ وہی حصہ نکال لے گیا جو اس کتاب کی خصوصیت تھا۔ ٹھیک بھی ہے، تم آخر کسی عورت کو وہاں کیوں لے گئے تھے؟ اس کے بغیر وہ شاید مجھے اپنے مکان میں گھسنے ہی نہ دیتا۔ اجنبیوں سے وہ اسی صورت میں ملتا تھا جب اس کے ساتھ خوبصورت عورتیں ہوں۔ ہر جینیس اس قسم کا کوئی خبت ضرور رکھتا ہے سپر فیاض۔ مگر ٹھہرو، تم شاید اس کے قتل کے الزام مجھ پر رکھنا چاہتے ہو، مگر یہ تو سوچو کہ اس سے آخری ملنے والا نجیب تھا۔ اگر مجھے رازداری کی ضرورت ہوتی تو اسے ختم کر کے ہی گھر سے نکلتا۔ تمہیں کسی حادثے کی اطلاع کیسے ملی تھی؟
جب میں نے کتاب کے وہی اوراق غائب پائے جن کی مجھے تلاش تھی تو میں نے ایک آدمی کو کھوٹی کی نگرانی پر لگایا تھا تاکہ وہ ڈاکٹر کے ملنے جلنے والوں کے متعلق معلومات فراہم کرتا رہے، لیکن اس نے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے فون پر اطلاع دی کہ اس نے ابھی ابھی کھوٹی میں سے کسی کی چیخنے کی آوازیں سنی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر کو یقینی طور پر کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ فیاض تھوڑی دیر تک عمران کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، تو کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ نجیب ہی؟ سپر فیاض، 2 دن ٹھہر جاؤ، میں تمہیں یقین کے ساتھ بہت کچھ بتا سکوں گا۔ یہ بات ابھی تک صرف میرے ہی علم میں ہے کہ ڈاکٹر کے متعلق کسی حادثے کی اطلاع تم ہی نے دی تھی۔ بہت مناسب ہے، تم کافی عقل مند ہوتے جا رہے ہو، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ فیاض کی آنکھوں سے بے اطمینانی جھانک رہی تھی۔ دفعتاً عمران تھوڑی دیر بعد پھر بولا، اس دوران ڈاکٹر کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں تفتیش کرتے رہو، اس سلسلے میں بھی نجیب زیادہ کرامت ثابت ہو سکے گا، لیکن اسے یہ شبہ نہ ہونے پائے کہ تم اس پر شبہ کر رہے ہو۔ اگر تمہارے شبے کی تان زیادہ تر مجھ پر ٹوٹتی رہے تو یہی بہتر ہوگا۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس کے علاوہ اور کیا کروں گا سپر فیاض کہ مجرم کو ثبوت سمیت تمہارے حوالے کر دوں؟ اگر پہلے میں نے کبھی اس کی بجائے کسی مجرم سے شادی کر لی ہو تو مجھے بتاؤ۔ فیاض صرف مسکرا دیا۔